मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जन सुलभ पुस्तकालय पर कुंवर जी पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है और आपने देखा कि इस बीच उनसे जुड़े और उन पर काम कर रहे कई वक्ता आए और उनके रचनाकार के अलग अलग पक्षों पर अपनी बातचीत की। आप सभी मित्रों का इस संवाद में, जन सुलभ संवाद में स्वागत है। और आप जानते हैं कि हमारे समय के महत्वपूर्ण कला आलोचक, उपन्यासकार, कवि, फिल्म समीक्षक विनोद भारद्वाज जी उनसे गहरे जुड़े रहे, जबकि इन दोनों के बीच उम्र का एक 2 दशकों का फासला रहा, फिर भी विनोद भारद्वाज जी की मित्रता उनके साथ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बनी रही। देवांशु पाल जी, स्वागत है आपका। ऐसे में इस कड़ी के लिए कुंवर नारायण जी पर बोलने के लिए विनोद भारद्वाज एक अपरिहार्य नाम है। उनके पास उनसे जुड़ी ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं जो देश और देश के बाहर तक फैली हुई हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और उन फिल्म महोत्सवों तक जहां आप दोनों साथ गए। विनोद भारद्वाज उनके कवि पक्ष से, उनके फिल्म समीक्षक के पक्ष से गहरे जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि उनके एक काव्य संग्रह पर आपने फ्लैप भी लिखा, और जब आप लखनऊ से टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में नौकरी के लिए मुंबई गए तो उस बीच कुछ पत्राचार भी हुए जो आज ऐतिहासिक महत्व के हैं और जिनसे उन पत्रों के हवाले से, उस टेक्स्ट से गुजरते हुए हम समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने प्रासंगिक, कितने महत्वपूर्ण थे। मैं उस पत्र का एक छोटा सा अंश आपके समक्ष रख रहा हूं जो कुंवर जी ने विनोद जी को लिखे थे। यह पत्र 1973 का है, जब विनोद भारद्वाज जी अपनी पहली नौकरी के सिलसिले में, जो पत्रकारिता की ही रही और जो अंत तक वे उसी क्षेत्र से जुड़े रहे, उसमें कुंवर जी लिखते हैं उनके लिए, विनोद, तुम्हारे रहने से जैसे मेरे अपने से ही एक टूटा हुआ नाता जुड़ गया था, फिर से जुड़ गया था। उसे बनाए रखना अब फिर कठिन हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं मित्रों कि विनोद भारद्वाज जी बमुश्किल 2 वर्ष के भीतर ही वापस दिल्ली लौट आए और फिर दिल्ली और लखनऊ के बीच, और कालांतर में कुंवर जी भी दिल्ली में आ गए, तो इनका सिलसिला और इनकी दोस्ती बनी रही। तो आज जन सुलभ संवाद रंग बतकही के इस आयोजन में हम अधिक से अधिक विनोद जी को सुनेंगे और उनके माध्यम से वे तमाम बातें जानेंगे जो उनके हृदय प्रदेश में अब तक अंकित हैं। अब तक वो हमसे कहीं भीतर किसी दराज में और किसी तिजोरी में रखे हुए। विनोद जी, इस मंच पर और इस कार्यक्रम श्रृंखला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप अपने व्यस्त समय में कुछ चुराकर, जी नमस्कार, कुछ चुराकर हमारे लिए इस खास श्रृंखला पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए आभारी हूं। इस बीच आप बीच बीच में मुझे थोड़ा सा आप टोकते रहिएगा। जी जी बिल्कुल। इस बीच मैं देख रहा हूं कि बंकिम जी, माधव टोपो जी, पंकज बोस जी, सभी लोग जुड़ गए हैं, और जिन मित्रों के कमेंट नहीं है उनके नाम अभी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो कमेंट वाले नाम तो फिर भी स्क्रीन पे आ जाता है। आरपी सिंह जी, तो आप सभी का धन्यवाद। और ज्यादा वक्त न लेते हुए
मैं अभी जिस पत्र का मैंने विनोद जी, कुंवर जी के जिस पत्र का हवाला किया, यह जो अंश है, एक बड़ा कवि अपने से युक्तर एक रचनाकार के लिए इस तरह की फीलिंग रखता है, इस तरह के जज्बात रखता है, तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसी भावना के पीछे उनकी और आपकी दोस्ती का जो स्तर है वह कैसा रहा होगा। कृपया उसकी कुछ परतें खोलें, विनोद जी। धन्यवाद अर्पण जी। कुंवर जी के साथ मेरा संबंध 50 साल का, मतलब आप सोच सकते हैं, और 50 साल का सक्रिय संबंध। क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम बीच बीच में अलग हो गए, जैसे बहुत से मित्रों के साथ ऐसा होता है कि आप कुछ समय उनसे संवाद नहीं रहा। लेकिन कुंवर जी, जिनको मैं 19 साल का भी अभी नहीं हुआ था, लखनऊ में एक दिन मैं प्रिंस सिनेमा है हजरतगंज में, वहाँ उसके सामने लखनऊ के एक चर्चित बुद्धिजीवी और लेखक कृष्णनारायण कक्कड़, उनके साथ मैं पैदल घूम रहा था, बातें कर रहे थे हम लोग साहित्यिक। तो अचानक एक बीटल गाड़ी, जो कि फोक्सवैगन का एक छोटा सा बहुत सुंदर गाड़ी होती थी वो उस जमाने में, और उसमें पीछे मतलब जाने के लिए भी आगे से ही दरवाजा था। तो कुंवर जी ने अचानक गाड़ी कक्कड़ जी को हटा के रोका और उन्होंने कहा कि कक्कड़ घर चलो। अब कक्कड़ जी उनके पुराने दोस्त थे, युग चेतना पत्रिका के उनके सहयोगी संपादक भी थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे तो शायद नहीं बुलाएंगे, क्योंकि एक अपनी उम्र का उनका बुद्धिजीवी है, तो मैं कहाँ बीच में आऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा आप भी चलिए। तो उस तरह से मैं, मतलब आप सोचिए कि मैंने उनके बेटे अपूर्व को पालने में देखा है। जब पहली बार उनके घर गया था तो वो अभी उनका जन्म हुआ ही था, और अब वो 50 साल पार कर चुके हैं। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि आखिरी दिनों में जब वो मैक्स हॉस्पिटल जहाँ पर वो भर्ती थे और वो उसमें वेंटिलेटर पे थे, तो वो जो मेरे घर के पास ही हॉस्पिटल है, तो मैं एक बार वैसे मैं बहुत परेशान था कि उनको देखने जाऊं या ना जाऊं, मतलब अंदर आईसीयू में। तो वो जो आखिरी छवि मेरी है, यानी कि 50 साल की पहली बीटल गाड़ी से हमको ले जाते हुए कुंवरनारायण जी, और आखिर में उनको मैंने वेंटिलेटर पर जिस रूप में देखा, कोई नहीं देखना चाहता अपने इतने अच्छे मित्र को। लेकिन अब जीवन है, जीवन तो आपको पता नहीं है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। तो और चूंकि कुंवरनारायण जी तो उनके जीवन में तो मृत्यु, उन्होंने बहुत अपनी छोटी उम्र में ही उसका सामना किया था। अपनी माँ, अपनी बहन, क्योंकि टीबी की बीमारी ने उनके परिवार में काफी नुकसान पहुंचाया था, तो वो मृत्यु के बारे में इतना सोचते थे, इसीलिए वो ऐसा, मतलब आत्मजयी जैसा उन्होंने जो काव्य रचा, उसके पीछे उनका वो जो, चूंकि उन्होंने तो शादी भी बहुत देर से कराई थी, करीब मतलब समझिए कि मैं उनसे मिला था तो उनकी शादी हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, और वो उस समय करीब 40 साल के हो गए थे। तो यानी कि उनका जीवन में मृत्यु और बीमारी की, और उसके बाद एक दार्शनिक, एक पूरा उनका, क्योंकि वो अपने बचपन में काफी बड़े बड़े लोगों से मिलते रहे थे उनके परिवार के रिश्तों के कारण, जैसे आचार्य कृपलानी हो, क्या कोई ऐसे व्यक्ति उनके निकट रहते थे जिनसे वो संवाद करते थे। तो कुंवर जी की जो मुझे, जो मैं उन्हें रेनेसा व्यक्तित्व मानता हूँ, रेनेसा व्यक्तित्व जो है वो मैं सत्यजीत रॉय को भी मानता हूँ। और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक श्यामलाल, श्यामलाल जी बहुत कुंवरनारायण जी को बहुत पसंद करते थे, और कुंवरनारायण जी उनको बहुत पसंद करते थे। उनके वार्तालाप कई बार मैंने यहाँ दिल्ली में उनके घर पर कुंवर जी और श्यामलाल जी के संवाद को भी सुना है। तो मैं जो, मतलब उस जो शुरुआत है वो समय तो मैं बिल्कुल एक तरह से किशोर था, जो अभी कविताएं लिखना शुरू किया है। लेकिन आरंभ पत्रिका के कारण एक मेरा उनसे संबंध बहुत छोटी उम्र में बन गया था, क्योंकि वो लघु पत्रिका जो है नरेश सक्सेना, चित्रकार जयकृष्ण, हम सब लोग मिल के निकाल रहे थे, और उस पत्रिका ने काफी अपने समय में चर्चा पाई थी। उसमें कविताएं बहुत
अच्छी छपी थी, लेख अच्छे छपे थे, तो उससे मेरा सबसे संबंध जो है बहुत छोटी उम्र में हो गया था। तो मैं जो एक उन्होंने रॉय के बारे में उनको एक छोटी सी लाइन अपनी किताब में लिखी है, मतलब लेखक का सिनेमा में, उस मैं उस लाइन को सुनाता हूँ। रॉय, सत्यजीत राय को निकट से जानना एक बहुत ही उदार, सुहृद, स्नेही और सुसंस्कृत इंसान को जानना था। जो उन्होंने रॉय के बारे में लिखा है वो एक तरह से उनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो एक ऐसे इंसान थे कि उनके मतलब उनको निकट से जानने का जो मुझे सौभाग्य मिला, तो उसका कर्ज तो मैं आज भी नहीं चुका सकता। क्योंकि मेरे जीवन में 3 लोग ऐसे रहे हैं संयोग से जो हिंदी साहित्य के बहुत चर्चित नाम हैं, रघुवीर सहाय, विष्णु खरे और कुंवर नारायण जी। तो मेरा पहला संग्रह जलता मकान इन तीनों को ही समर्पित भी है। उसका कारण है कि ये लोग मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे। तो उसमें कुंवर नारायण जी शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए थे कि वो मेरे ना तो संपादक थे और ना विष्णु खरे, तो मतलब उन दोस्तों में से जो आपको सरेआम जो है आपको इंसल्ट भी कर सकते थे। मतलब विष्णु खरे के बारे में आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो आपको क्या कहेंगे, कब कहेंगे, चाहे आप उनके जितने भी निकट मित्र हों। तो कुंवर नारायण जी एक उसके विपरीत एक दूसरी दुनिया के आदमी थे, जो कि मतलब मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। क्योंकि जब मैं उनको पहली बार मिला था तो मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, लखनऊ की एक बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी उस समय थी, मैं काफी जाता था। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए कर रहा था तो मैं उस लाइब्रेरी में आके बैठता था, तो मैंने दुनिया भर की बहुत अच्छी अखबार पत्रिकाएं देखना शुरू की, जैसे टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट, इनकाउंटर, न्यू सोसाइटी, साइट एंड साउंड फिल्म की पत्रिका और स्टूडियो इंटरनेशनल कला की पत्रिका। तो मेरी जो जानकारियां वहीं से शुरू हुई, मैंने वहां सीखा। लेकिन उन्हीं दिनों जब कुंवर जी के घर जाना हुआ तो मैंने देखा कि उनके घर में ये सारी पत्रिकाएं करीब करीब आती थी, लेकिन साइट एंड साउंड उनके यहाँ नहीं आती थी। लेकिन टीएलएस की पूरी फाइल बना रखी थी उन्होंने, इनकाउंटर के अंक थे। तो कुंवर जी काफी पढ़ने लिखने वाले आदमी थे और वैसे तो वो बहुत गंभीर थे, लेकिन कुंवर जी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी था। तो मैंने उनको उन सारे रूपों में देखा और बहुत जल्दी लगा कि जैसे कोई दूरी का कोई महत्व नहीं है, उम्र की दूरी का, या क्योंकि वो उनको अगर मैंने कई बार अंदर नोट किया कि अगर मैं कोई बात बता दिया, कोई मैंने नया नाम बताया कि उसकी मैंने लेख पढ़ा या उसकी कविता पढ़ी, तो अगले दिन जब मैं जाता था तो वो बहुत कुछ खोज करके उसके बारे में तैयार होकर के बैठे होते थे। यानी अगर मैंने मान लीजिए लुकाच का नाम ले लिया उनके सामने उस दिन, तो वो अगली बार मालूम पड़ेगा कि जॉर्ज लुकाच पे पूरी चीजें इकट्ठी करके बैठे होंगे और काफी सामग्री, जबकि उन दोनों इंटरनेट नहीं था। आज तो बड़ा आसान है, मैं गूगल करके कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, लेकिन वो उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि जब इंटरनेट नहीं था, आपको खोजना पड़ता था किताबों को और उसको। तो मैं एक बात जो कि बहुत कम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि कुंवर नारायण जी पर जिस लेखक का उन दोनों काफी प्रभाव हुआ, क्योंकि मैंने देखा खोर्खे लुई बोर्खेस का, क्योंकि बोर्खेस को 1961 में सैमुअल बेकेट के साथ एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। तो बोर्खेस की बहुत सी चीजें अंग्रेजी में आना शुरू हो गई। तो मुझे याद है इनकाउंटर का एक अंक था जिसमें बोर्खेस पर करीब काफी सामग्री थी, उनकी कहानियां थी, उनकी कविताएं थी अंग्रेजी अनुवादों में। तो हम लोगों के बीच में बोर्खेस के बारे में बातचीत हुई। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि वैसे तो कुंवर जी ने उसको बोरहेस लिखा है, लेकिन मेरी जानकारी में प्रेमलता वर्मा जो कि अर्जेंटीना में रहती थी, एक बार यहाँ आई थी, तो उनका कहना था कि वहाँ स्पेनिश में एच होता है वो, लेकिन वो खाई है, मतलब बोरखेस है, बोरहेस नहीं है। लेकिन कुंवर जी ने अपनी किताब में उसे बोरहेस ही लिखा है
और उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंग्रेजी में जो अब फ्रेंच भाषा के हम बहुत से नाम जो हैं कभी भी सही नहीं लिख पाते हैं। तो बोर्खेस के बारे में बात करते हुए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। देखिए, आपको अब क्योंकि नोबेल पुरस्कार, देखिए एक बात मैं यहाँ ये भी बताऊं आपको कि विष्णु खरे ने कुंवर नारायण जी के निधन के बाद एक ऑबिट लिखी थी ना भारत टाइम्स में, बॉम्बे। और उस ऑबिट में उन्होंने एक जगह जिक्र किया था, अगर वो कहीं लाइन मिल जाएगी तो, हाँ, कई प्रबुद्ध पाठक, कवि और समीक्षक ऐसा मानते हैं कि यदि भारत से किसी कवि को नोबेल पुरस्कार मिल सकता था तो वह कुंवर नारायण ही थे। ये बात उनके निधन के बाद जो ऑबिट लिखी थी विष्णु खरे ने, उन्होंने संकेत किया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में आज सब जानते हैं कि वो कई बड़े लेखकों को नहीं मिला है। ऐसा कुछ नहीं है कि नोबेल पुरस्कार मिल गया तो कोई बड़ा लेखक बन गया। उसका एक उदाहरण बोर्खेस से जुड़ा हुआ है। 1965 में क्योंकि नोबेल पुरस्कार ने अभी नई एक नीति बनाई थी कि 50 साल बाद, अनाउंस होने के 50 साल बाद, वो सारी चीजों को गोपनीय नहीं रहने देते। जैसे कि 1965 का रिकॉर्ड सामने आया तो उसमें उस साल नेरूदा, बोर्खेस, मतलब ये सारे नाम थे, W.H. ऑडेन, जो नाबोकोव, लेकिन पुरस्कार किसको मिला? रूसी लेखक शोलोखोव को। और शोलोखोव कोई बहुत बड़े लेखक नहीं थे इन सब के मुकाबले में, लेकिन उसके पीछे राजनीति थी। उस वक्त एक कोल्ड वार की राजनीति चल रही थी। तो शोलोखोव को, क्योंकि जिन्होंने पास्टरनाक के पुरस्कार का विरोध किया था, जिसकी वजह से पास्टरनाक को अपना पुरस्कार लौटाना पड़ा था, तो वो जो ऐतिहासिक बात यह है कि बोर्खेस को कभी अवार्ड नहीं मिला, नेरूदा को बाद में 71 में मिला। मैं यहाँ ये सारी बातें एक संदर्भ से कर रहा हूँ। कुंवर नारायण जो हैं, उन्होंने बोर्खेस की कविताओं का बहुत अनुवाद किया है। आप ये देखिए कि उनकी जो किताब है ना सीमाएं ना दूरियां, जो वाणी प्रकाशन से आई है, जिसमें उनके अनुवादों का एक बहुत सुंदर और बड़ा चयन है, उसमें नेरूदा की एक ही कविता है, आप ध्यान दीजिए, लेकिन बोर्खेस की करीब 18-19 कविताएं हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि उनके जीवन में, जबकि वो नेरूदा को खराब कवि नहीं मानते थे या उन्हें बड़ा कवि मानते थे वो भी। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि एक जमाने में, चूंकि नेरूदा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में थे और वो एक तरह से स्टालिन के एरा के साथ जुड़े हुए थे, तो इससे बोर्खेस जो थे वो राजनीति से बहुत दूर रहते थे और उनकी कई बार उनकी राजनीति गड़बड़ भी थी। जैसे एक बार मिलिट्री जनता के साथ हुई, नजदीक आ गए थे। लेकिन उन्होंने एक जगह कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं जो हूं, मेरी जो सोच है, मेरी जो विचारधारा है, उससे मेरी कविता या मेरे साहित्य को बिल्कुल ना देखा जाए। मतलब, और कुंवर नारायण ने भी अपने जो बोर्खेस का इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें उन्होंने ये बात का जिक्र किया है कि मतलब जो बोर्खेस की राजनीति थी वो बहुत ढुलमुल थी, या शायद उनकी कोई राय ही नहीं थी। एक उन्होंने उसमें वाक्य लिखा है। तो वो ढुलमुल राजनीति और साहित्य का संबंध जो है, ये हिंदी में नहीं लोग समझते रहे हैं। अगर किसी ने, मान लीजिए, उस समय तो बहुत था कि वही माना जाएगा जनवादी या प्रगतिशील या जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिना किसी दिक्कत के मतलब संबंध बनाए। लेकिन यहाँ ये भी बता दूं कि उनने, जब वो पोलैंड गए थे 50 के दशक में कुंवर नारायण, तो उन्होंने एक वहां पर नाजिम हिकमत से मुलाकात हुई थी उनकी कई बार। तो और पाब्लो नेरूदा को भी उन्होंने लगभग उड़ती हुई मुलाकात हुई थी। लेकिन उन्होंने नाजिम हिकमत, जो कि बिल्कुल अलग तरह के कवि थे और सब जानते हैं कि वो काफी मतलब रेवोल्यूशनरी किस्म का उनका सोच था, तो वो कहते हैं कि नाजिम हिकमत के हाथ और कलाई जो थी वो किसान की कलाई थी। तो वो नाजिम हिकमत के साथ उनको मतलब बेसिकली कुंवर नारायण नेरूदा के नजदीक नहीं थे। इसी तरह से आप देखिए कि बोर्खेस ने कहा है कि नेरूदा मेरे प्रिय कवि नहीं थे, मतलब मेरे नहीं, कवि मेरे प्रिय हैं
लेकिन मैं उन्हें आदमी के रूप में पसंद नहीं करता हूँ। ही इज ए मीन पर्सन, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ही इज ए फाइन पोइट, यानी नेरुदा के महानता को वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, आज तो हम लोग एक ऐसे जमाने में हैं कि अभी 2 साल पहले नेरुदा के नाम से सांतियागो, चिले की राजधानी का एयरपोर्ट बनने जा रहा था कि उसका नाम रखा जाए नेरुदा एयरपोर्ट। लेकिन वहां फेमिनिस्ट लोगों ने उनकी आत्मकथा के कन्फेशन को लेकर उनके खिलाफ अभियान चला दिया, और वो आज तक उनके नाम से, देखिए एक इतना महान कवि वो अपनी आत्मकथा में कुछ कन्फेशन करता है तो उसके आधार पे उसको रेपिस्ट बताया गया। तो ये दुनिया, मतलब मैं इसको सारा बताना इसलिए चाह रहा हूं कि बोरखेस की जो कविताएं हैं, बोरखेस का जो सोच है एज ए राइटर, वो कुंवर नारायण के दुनिया से बहुत मिलता जुलता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मार्क्वेस की किताब है 100 Years of Solitude, उसका क्योंकि मैजिकल रियलिज्म कहां से पैदा हुआ, बोरखेस से। इसलिए आज जब हम देखते हैं तो कुंवर नारायण की जो राजनीतिक समझ है वो कम्युनिज्म के खिलाफ नहीं थे। विचार उन्होंने लिखा है कि मार्क्सवाद से मेरा मतलब, मैं उसकी बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं मुझे और मैं उन पर सोचता हूँ, लेकिन वो कहते थे कि मैं उसके सारे जो मतलब उसका जो जीवन में रूप है समाजवादी देशों में, उसको लेके मेरे मन में डाउट्स हैं। तो अब जब मैं उनसे मिला था तो उन दोनों आत्मजयी जो है, एक तरह का बिल्कुल दूसरी दुनिया की साहित्य था। और मैंने आरंभ में उनसे कुछ कविताएं लेना शुरू की, कि बहुत आग्रह किया कि आपको आरंभ में कविताएं देनी है। तो मैंने उनकी फाइल में से 2 कविताएं चुनी जो कि आरंभ में छपी। तो उसमें एक कविता बहुत लाइट टोन की थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि ये कुंवर नारायण के इस तरह की सोच, कविता की भाषा, इस स्टाइल को छिपाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं इसे ले जा रहा हूँ आरंभ में छापने के लिए। तो बल्कि उनकी पत्नी भारती जी जो बहुत सजग स्त्री हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आज भी मेरी उनसे बात होती रहती है, लेकिन वो नहीं चाह रही थी कि वो कविता छपे। उस समय उन्होंने कहा कि ये तो कुंवर जी की एक छवि को, मतलब जो आम छवि है उससे वो अलग है। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि यही तोड़नी चाहिए। तो वो कविता में यहाँ पर, क्योंकि देखिए कुंवर जी की जो महान कविताएं हैं उसको तो रोज लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी ये कविता जो है, इस बार अब की बार लौटा तो वो पता नहीं कितनी बार रोज कोट होती है, या अयोध्या वाली कविता उनकी इतनी कोट होती है। लेकिन अपने सामने संग्रह की कहानी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं, जो कि ये कविता अपने सामने में शामिल है, तो आपको सुनाता हूं। जी बिल्कुल। और मेरा निवेदन इसका रहेगा कि शीर्षक है चलती हुई सड़कें। क्या निवेदन? मैं कह रहा हूं कि आपने 2 लाइट कविताओं की बात की है, तो वो दोनों अगर संभव हो दोनों सुन लेंगे हम लोग भी, और हमारे अभी जो साथी जुड़े हुए हैं, दर्शक श्रोता, एक बोरखेस की कविता है, छुरा। जी जी ठीक है, शुरू करें। वो भी पढ़ूंगा बाद में मैं। जी। चलती हुई सड़कें। चलती हुई सड़कें, बोलता हुआ पास पड़ोस, लड़के के निधन पर आज शोकग्रस्त हैं श्री बोस। लिली ने अभी अभी समाप्त किया कॉमिक्स का एक और पन्ना। लड़के की शादी पर आपको सपरिवार आमंत्रित करते हैं खन्ना। बैंक में एक लंबा गबन, क्लर्क पकड़ा गया। सेठ का दिवाला, कोई गरीब रगड़ा गया। आधुनिक सेक्स प्रतीक द्वारा आत्महत्या, मैरिलिन मनरो। राधा नगर मेरी भव बहदा हरो। कल छुट्टी थी, आज अखबार नहीं, चिट्ठी तार नहीं। मैं अच्छा लगता हूं धोती में या पतलून में? बाल घर पर कटवाऊं या सैलून में? कैनेडी की हत्या, हत्यारा गिरफ्तार,
हत्यारे की हत्या, असली हत्यारा फरार, नौकर छुट्टी पर, मेहमान का तार आ रहा हूं, आइए मैं भाड़ में जा रहा हूं, संपादक की चिट्ठी शीघ्र कुछ भेजिए, ब्रैकेट में है मेहरबान कुछ आप भी तो भेजिए, आज शाम कुछ लोगों से मिलना जरूरी, आज ही घर पर मुंडन है क्षमा करे मजबूरी, पड़ोसिन जरूरत से ज्यादा करकशा है, एक और अमेरिका तो दूसरी ओर रशा है, मोहब्बत का एक नशा तो शादी दुर्दशा है, भरी पूरी जिंदगी बड़े बड़े काम की, ऐसे गुजरती है जैसे हराम की, धोबी का कुत्ता है ना घर की ना घाट की, आत्महत्या ना कर लूं कहीं, इस जिंदगी से ऊब, इसलिए भांग पी और देख डाला मेरे महबूब। तो अब असल में ये भाषा इस कविता की, इसकी जो जिस तरह की रियलिटी का चित्रण है दुनिया भर की, अब इस तरह की कविताओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये कुंवर की अगर देखिए, अपने सामने में एक कविता है इब्ने बतूता, तो उनकी इतिहास को लेकर विष्णु खरे, चूंकि उन दोनों समीक्षक के रूप में ज्यादा जाने जाते थे। 1980 के आसपास उनकी धाक एक समीक्षक के रूप में थी। तो कुंवर जी को मैंने वो जब संग्रह उन्होंने मुझे भेजा तो उन्होंने विष्णु खरे को भी एक कॉपी भेजी, तो विष्णु खरे ने उसमें लिखा भी था। तो विष्णु खरे की एक बात बहुत अच्छी कही थी कि श्रीकांत वर्मा की तरह वो जो है इतिहास में एक विशिष्ट व्यक्ति की मुद्रा लेके नहीं जाते हैं। जैसे मगध वगैरह की कविताएं हैं, उनका संदर्भ वो था, लेकिन उनका कहना था कि कुंवर नारायण इतिहास में एक मामूली आदमी की तरह जाते हैं। तो मुझे ये बात इंपॉर्टेंट लगती है कि इतिहास में एक मामूली आदमी की तरह जाना, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए चक्रव्यूह और उनका परिवेश हम तुम, उसके बाद की दुनिया कविता की बदल गई। रघुवीर साय का संग्रह आया आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, उसने कविता को बदल दिया। और धूमिल की कविताएं उन दोनों आई, मोचीराम तो हम लोगों ने आरंभ में छापी थी 68 में। तो उन कविताओं ने मतलब एक मुहावरा बदल दिया। तो कुंवर नारायण एक नहीं है, कई हैं। अगर आप उनके देखिए अंत तक, उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने तो बाद की कविता मतलब प्रबंध काव्य उनके कोई खत्म नहीं हो गए। आत्मजयी के बाद उन्होंने 2 बार और प्रबंध काव्य की ओर ध्यान दिया और अपने ढंग से अपनी फिलोसफिकल चीजों को उन्होंने देखा या उनको कविता में उतारा। लेकिन एक पैरेलल दुनिया जो उन्होंने जब भाषा कविता की बदली, मुहावरा बदला, तो आप उनकी कम से कम सैकड़ों कविताएं ऐसी ढूंढ सकते हैं जिनमें कि उसका भाषा का मिजाज, एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग तरह का है। चाहे वो इमरजेंसी के टाइम पर उन्होंने कविता लिखी हो, चाहे अयोध्या के उसके बाबरी मस्जिद के टाइम पे कविता लिखी हो, क्योंकि वो फैजाबाद के थे, आपको ये भी पता ही होगा। तो वो तो अयोध्या उनके लिए घर था। तो उस तरह से हम लोगों ने एक फिल्म बनाई थी साहित्य अकेडमी के लिए, विक्रम सिंह के साथ मैं उसका एडवाइजर था। तो हम लोग फैजाबाद गए भी थे और अयोध्या गए थे, और मुझे वहाँ की बहुत सी उनकी यादें, या मतलब जो बताते थे हमको, क्योंकि उनके लिए वो ये दुनिया जो है इस तरह से बदल रही थी, इस तरह से टूट रही थी, इस तरह से सामने से तहस नहस हो रही थी। तो वो एक लेखक, उसका देखिए एक उनकी अभी, एक तो आपको बता दूं कि प्रकाशित चीजें बहुत हैं कुंवर नारायण जी की। तो कुंवर नारायण जी उन लोगों में से नहीं है, उनका अगर आप प्रकाशित चीजों को भी, मेरा वैसे मानना है कि ग्रंथावलियों में बहुत प्रकाशित चीजें नहीं आनी चाहिए, ये मेरा निजी राय है। क्योंकि ग्रंथावलियों में क्या करते हैं परिवार वाले या संपादक लोग, जो भी कविताएं रिजेक्टेड होती हैं उसको भी डाल देते हैं। जैसे उनको लगता है कि नहीं ये कविताएं तो उन्होंने लिखी थी। अभी मुझे बताया गया है कि मंगलेश डबराल की ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जो 60-65 कविताएं हैं उनकी, जो कि उन्होंने उन संग्रहों में नहीं दी थी पहले, लेकिन उनकी फाइलों में हैं। तो आज वो ग्रंथावली में आ जाएंगे, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं, देखिए रामचंद्रन चित्रकार मुझे बता रहे थे कि जो ड्राइंग उनको पसंद नहीं आती है वो उसको फाड़ कर फेंक देते हैं।
ताकि उसे कोई बेच ना दे बाद में, क्योंकि वो साइन कर चुके हैं, उनको पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लेखक के निधन के बाद उनकी सारी चीजें जो हैं सामने ना लाई जाएं, मतलब उसको एक संपादक की दृष्टि से चयन किया जाए, उस पर काम किया जाए। और उन्होंने जो मतलब उसमें बेसिकली जिस बात की ओर मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि अभी मुझे भारती जी से, उनकी पत्नी से एक उनका नोट मिला, जिसमें उन्होंने ये बात जो धार्मिक पाखंड की बात की है, मैं कुछ लाइनें इसके आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिल्कुल विनोद जी एक सवाल कर रहे हैं चंद्रेश्वर जी। चंद्रेश्वर जी का एक सवाल है कि थोड़ा सा हटकर है इस विषय से, लेकिन चूंकि आरंभ की बात हुई है, वो पूछ रहे हैं कि आरंभ के संपादन का दावा नरेश सक्सेना करते हैं, यह कितना सच है? इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें इनके सवाल। ऐसा है कि हम दोनों ही संपादक थे, और वो मैं उनको उसका जवाब बहुत पहले दे चुका हूँ, क्योंकि जैसे कोई पत्रिका इतिहास में आ जाती है तो अब उससे सब उसके साथ जुड़ना अच्छा लगता है। लेकिन खुद आरंभ की दुनिया जो किताब है, उसमें नरेश जी के कम से कम 20 पत्र छपे हुए हैं। वो सारे के सारे पत्र जो हैं वो अयोध्या में, मतलब इनके पास हैं, यतीन्द्र मिश्र के पास। मैंने सारे मूल पत्र आरंभ के किताब जब नामवर सिंह और कुंवर जी ने रिलीज की तो वहां दे दी थी। तो उसमें जो है नरेश जी के पत्रों से ही सबको साफ है कि कौन संपादक था कौन नहीं था। उसमें उन्होंने एक लाइन भी लिखी हुई है कि तुम संपादक हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मुझे कोई ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेश जी के खुद पत्र बता रहे हैं जो कुछ है। लेकिन उनका उनका योगदान बहुत बड़ा था, क्योंकि बात यह है कि अब धूमिल धूमिल कैसे, हम देखिए आरंभ का सबसे बड़ा जो एक आरंभ का बड़ा नाम था धूमिल था। धूमिल कैसे आया आपको मालूम है? उसमें किसी को, मैं ठाकुर प्रसाद सिंह के पास गया जो कि इंफॉर्मेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, विज्ञापन मिलता है छोटी पत्रिकाओं का। तो उन्होंने कहा कि धूमिल ने सहारनपुर में रहते हुए अकाल पर कुछ बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो मैंने धूमिल को एक चिट्ठी लिखी। तो धूमिल उस 2 अकाल दर्शन कविता और गांव कविता उन्होंने हम लोग को दी, जो कि पहले अंक में छपी है। जब वो छपी तो जिस दिन वो अंक आया, धूमिल जी एक बैग लेके मेरे घर पर, मेरा एड्रेस लेके उनको, वो मेरे घर पर खड़े हुए थे। और वो मेरे घर इसलिए आने लगे कि उनको अपना ट्रांसफर कराने के लिए बेचैन थे। उनकी चिट्ठियां धूमिल ग्रंथावली में सारी आ चुकी हैं, अब फिर से वो सारी चिट्ठियां सबके सामने हैं। तो धूमिल जो है, जो सारी कविताएं अच्छी हमको दे रहे थे, क्योंकि वो मेरे घर आके रुकते थे। तो इस तरह से कुछ कवि ऐसे थे नरेश जी के बहुत अच्छे संपर्क में थे, जैसे विनोद कुमार शुक्ल। तो देखिए, अब संपादक, मैंने तो अभी मेरी किताब में, आप तो समीक्षा कर चुके हैं, शायद उसको लिख भी चुके हैं, यादनामा में मैंने लिखा हुआ है कि आरंभ के संपादक 3 थे। एक जयकृष्ण चित्रकार हैं, क्योंकि वो पहली पत्रिका थी जिसमें कला पर था, एक मैं, और एक नरेश सक्सेना। तो इसको लेकर अब ये सवाल करके यहाँ हम लोग क्यों कुंवर नारायण जी की बहस को दिशा बदलें? नहीं, ठीक है जी जी, वो उस अंश को पढ़ें जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे, कुंवर जी के उस अंश को। हाँ, जहां वे, नहीं, मैं उसकी कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, या प्रकाशित उनका नोट है। अब बंद कर। भारतीय जनमानस को, आप बंद कर दें, अपना म्यूट कर दें, म्यूट कर दें। भारतीय जनमानस को अकर्मठ, आलसी और भाग्यवादी बनाने में हमारी दीर्घ धार्मिक परंपरा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वह घोर रूप से कर्मकांडी, मिथक चेता और पाखंडी रही है, जिसकी वजह से हमारी वैचारिक संस्कृति कभी भी जनमानस को ठीक से शिक्षित नहीं कर सकी। उसे या तो धर्म अपनी तरह विकृत करता रहा या उसका शोषण करता रहा। भारतीय जीवन दृष्टि की उदारता और बहुलता में
उसकी स्वस्थ वैचारिक परंपरा की पहचान को आगे लाना चाहिए। भारतीय विचार, कला, साहित्यिक संस्कृतियों की अपनी एक अलग परंपरा, इतिहास, पहचान और समकालीनता रही है, किंतु पूर्व ग्रहों से आक्रांत बुद्धि नए विचारों को भी ठीक तरह ग्रहण नहीं कर पाती, उन्हें प्राचीनताओं और पारंपरिकताओं के ढांचे में ढाल देती है। जब मैं संपूर्ण या सर्वांगीण संस्कृति बोध की बात सोचता हूँ, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक देश की वैचारिक और विवेकी सभ्यता की बात आती है। साहित्य और कलाएं किसी भी देश की मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहर हैं, पर उनका अर्थ एक देश की संपूर्ण संस्कृति नहीं है। संस्कृति अग्रगामी और प्रगतिशील विचारों से जुड़े बिना एक अधूरी अवधारणा है। यहाँ हमारी याचक और नायक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया गया है, दीनहीन आत्मदया के भावों का गुणगान किया गया है, नियति के विरुद्ध साहसी प्रश्न और शंकाएं उठाने को हतोत्साहित किया गया है। वह पुरुषार्थ विरोधी और पलायनवादी रहा है। आज ये सवाल उठाना बेहद जरूरी लगता है कि क्या ये संवेदना जो धार्मिक परंपरा से अभिन्न रही है, संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, या भारतीय संस्कृति के ऐसे भी अनेक पक्ष हैं जिन्हें फिर से प्रकाश में लाना नव जागरण, रेनेसां या ज्ञानोत्थान जैसी चेष्टाओं की तरह हो सकता है? प्रश्न चिन्ह है। तो ये चूंकि कुंवर जी लगातार नोट्स लेते रहते थे, उनके मतलब वो जो कुछ छपाते थे वही सब कुछ नहीं होता था। मतलब वो उनकी ऐसी चीजें अभी तो अगर जैसा मुझे मालूम पड़ा है कि काफी चीजें हैं, तो इनमें भी कई चीजें ऐसी हैं जो प्रकाश में आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, मैं जीवनी और ग्रंथावलियों को लेकर मेरा थोड़ा सा हिंदी की दुनिया से अलग विचार है। जैसे जीवनी के बारे में मेरा मानना है बहुत रिसर्च करके लिखी जानी चाहिए और उसमें कुछ निर्मम भी होना चाहिए। कल अशोक वाजपेयी मुझे मिल गए थे रजा प्रदर्शनी में, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी माना कि लेखकों के परिवार बहुत दिक्कत पैदा करते हैं। तो अब परिवार को भी ये मानना चाहिए कि अगर लेखक का जीवन है, या तो देखिए हर आदमी तो उग्र नहीं होता ना, हर आदमी तो उस तरह से अपने बारे में नहीं कह सकता है। उग्र होने के लिए कुछ अलग तरह की उग्रता चाहिए। लेकिन जैसे कन्फेशन भी करते हैं लेखक आजकल, मैंने यादनामे में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जो कि प्राइवेट हैं लेकिन उनका महत्व है। तो जैसे मंगलेश जी पर मैंने जो लिखा है वो उसमें से आता है, और मंगलेश जी के जीवन में लिखा है मैंने। तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि साहब आपने उनके मृत्यु के बाद ये बात कही है। तो मैं मानता हूं कि कुंवर जी पर भी जो जीवनी कभी जो आई जाए, तो उसमें भी एक बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि कुंवर जी बहुत, जैसा मैंने कहा कि एक तरह से उन लोगों में से जो बहुत रेनेसां पुरुष जिन्हें कहा जाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे पक्षों पर भी बात होनी चाहिए जिसमें कि कोई हमेशा आप देवता मान के ना जीवनी लिखिए, या अपने साहित्यकार को देवता मान के मत मानिए। क्योंकि कुंवर जी का तो देखिए, मैंने तो स्वीकार किया है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व था। वो आप ये सोचिए कि आरंभ के अधिकांश चीजों का उनसे सलाह लेके हम लोग मिलते थे। तो वो भी हमारे एक संपादक थे, कृष्णान कक्कड़ भी हमारे एक संपादक थे। तो उन दोनों तो अजय सिंह ने लिख दिया था इलाहाबाद की किसी पत्रिका में कि आरंभ के असली संपादक कृष्णान कक्कड़ हैं। वो तो ये चीजें अगर आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि हम लोग कुंवर जी को, मैंने उनकी लाइब्रेरी में उनके साथ 20 साल की उम्र में, आप सोचिए कि हम लोग किस पर डिस्कशन करते थे, मिक्लोश यांचो के सिनेमा पर डिस्कस करते थे। आज बहुत से लोगों को उनका नाम भी नहीं पता होगा कि मिक्लोश यांचो कौन है। तो मतलब आप देखिए, उनके फिल्म समीक्षक रूप पर मैं अभी जल्दी आऊंगा, क्योंकि उस पर कई लोग कई बातें जानते नहीं है। कुंवर नारायण जी को मैंने देखा है कि वो बहुत दुर्लभ लेखकों में से थे जो कि किसी युवा को अपने बराबर के सम्मान का दर्जा देते थे। जैसे अपने सामने संग्रह में मुझसे उन्होंने सिर्फ फ्लैपी नहीं लिखवाया, उसमें पूरा
एक तरह से बैठ करके उन्होंने जो भी हम लोग कविताओं का चुनना है फाइनल, इसीलिए उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी छपने के बाद, क्योंकि वो मानते थे कि इस उसके बाद के संग्रह में मेरा कोई ऐसा योगदान नहीं था। जब उसके बाद उनके कई इंपॉर्टेंट संग्रह आए हैं, लेकिन अपने सामने ट्रेंड सेटिंग संग्रह था उस दौर का 1980 में, जो कुंवर नारायण को भी एक नई नई दुनिया में उसकी पहचान बनाता है, जिसकी ओर विष्णु खरे ने इशारा भी किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली वो एक एक अपने से 21 साल छोटे लड़के को, जिसको कि हमारे परम मित्र जो है कह रहे हैं वो संपादक ही नहीं था, तो उन्होंने इतना महत्व दिया, तो आप उसका क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करना, तो देखिए वो हर एक युवा लेखक से प्यार करते थे। आप पूछ लीजिए विनोद दास से कई लोग उनके पास जाते थे उन दोनों, तो ये सब के सब उनको हर एक से प्यार करते थे, बहुत अच्छी तरह मिलते थे। लेकिन मेरे साथ उनका एक बौद्धिक संवाद वाला जो रिश्ता बना, जिसका कि उदाहरण तो वो इंटरव्यू है जो पूर्व ग्रह में छपा था, जो साहित्य विनोद किताब में अशोक वाजपेयी की वो शामिल है। आप उस इंटरव्यू को पढ़ लीजिए। वो इंटरव्यू जैसे कृष्णा सोपती के बारे में कहते हैं ना कि वो इंटरव्यू अपना लिखती थी, वो कभी भी अपना इंटरव्यू जो है वो मतलब बोल के नहीं लिखने देती थी। तो कुंवर नारायण जी ने वो इंटरव्यू, जो उनका सबसे अच्छा इंटरव्यू माना जाता है, वो हम लोगों ने लिख लिख करके किया है। उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन काफी है। तो मैं उनको लिखता था एक लंबा पैराग्राफ, फिर वो उसका जवाब में हम लोग वही उनकी स्टडी में बैठ के काम करते थे। तो हम लोगों ने उस तरह से बहुत से काम किए हैं। और अंत तक देखिए कुंवर नारायण जी से मैं इतना फ्री था कि आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं उनसे कोई भी सवाल कर लेता था, जो कि कोई भी सोचेगा कि इतना बुजुर्ग इतने बड़े लेखक, उनके सामने आप क्या बात रहे हैं। जैसे मेरी पहली मुलाकात में तो कक्कड़ जी ने यही कहा था कि इतने बड़े लेखक को तुमने क्या ये कह दिया कि ये कविता बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं कुंवर जी से पहले दिन से मेरे रिश्ते एक संवाद के थे। उसमें हम लोग जैसे फिल्म फेस्टिवल के दिनों में तो मैंने उनके साथ जितनी फिल्में, बल्कि ये किताब जो सारी है उनकी फिल्म की, उसके एक एक लेख को मैं हम लोगों ने मिलकर सोचा कि कैसे इसको कहाँ छपवाएं, क्या क्या करें। तो ये चीजें हैं, लेकिन वो कोनान जैसे लोग बहुत कम होते हैं। देखिए अब बोरखेस के बारे में मैं एक और बात आपको बताऊं। हालांकि कुंवर नारायण जी ने अपनी किताब में वो गलत उल्लेख किया है कि वो अंतिम वर्षों में अंधे हो गए थे। बोरखेस जो हैं 1986 में उनका निधन हुआ है, और वो 59 तक अंधे हो चुके थे, लेट 50s तक वो अंधे हो गए थे। तो यानी उन्होंने अंधत्व के भी 26 साल 27 साल गुजारे और लिखा और यात्राएं की। अगर आपको मैं बता दूं, निर्मल वर्मा ने धर्मयुग में एक लेख लिखा था जो उनकी किताबों में भी है, लंदन में बोरखेस, उनका एक भाषण था और वो सुनने गए थे, तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट लिखी थी। तो बोरखेस का मतलब ये जो अंधत्व है, कुंवर नारायण जी के आखिरी 3 साल 4 साल जो थे, वो लगभग उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और जब कभी कभी मैं उनको मिलने जाता था, तो वो मेरा हाथ पकड़ के उसको पहचानते थे। और तब भी उन्होंने मुझे अपनी किताब पर मतलब मुझे बाकायदा कुमार जी पर लिख करके किसी तरह से दिया। उनसे पढ़ा, मतलब आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी 4 लाइनें लिखकर मुझे दी। तो वो जो बोरखेस से उनका इसलिए रिलेशन इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि उन्होंने भी अंधत्व में भी रचना की, छोड़ नहीं दिया। मतलब अक्सर होता है कि ब्लाइंड होने के बाद आदमी को सोचता है कि अब मैं तो वो अपनी ब्लाइंडनेस से ही जूझ रहा होता है। आपको पता होना चाहिए कि बोरखेस ने ब्रेल का इस्तेमाल नहीं किया था इतने साल। मतलब वो बाकायदा उनको उनकी माँ ने उनकी माँ की निधन हुआ था 99 की एज में। तो कोरनाड जी का जीवन में भी हम देखें कि एक अजीब बोरखेस से उनका सामने मुझे दिखाई देता है आखिरी दिनों में, ये जो उनका अंधत्व जो है। लेकिन उनके उनकी रचनाशीलता पर उसका देखिए, ये जो यंग बॉयज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, पंकज बोस हैं, अमरेंद्र हैं, ये सब लोग क्योंकि उनके पास काफी जाते थे उन दोनों आखिरी सालों में। इन लोगों ने, ये लोग शायद इस कार्यक्रम में कुछ बोलेंगे भी, तो मैं जानता हूं कि ये लोग उस समय को अगर ये चाहते तो कोई जीवनी भी लिख सकते थे। अगर, क्योंकि कोरनारायण जी से बात करके, भारती जी से बात करके बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि आज आज की युवा पीढ़ी उनको जाहिर है दूसरे ढंग से देखेगी। अब जैसे मतलब अपूर्व चूंकि अपने पिता की कविताओं का अंग्रेजी में काफी अनुवाद भी करते हैं, कहानियों के अनुवाद में भी उनका सहयोग है, तो वो मतलब हर एक का देखने का ढंग अलग है। जो मैं देख रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि आज के लोग उसी तरह से देखेंगे, पर मैं तो उनके साथ एक निजी जीवन, मेरा इतना लंबा जीवन जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के घर में जानी कितनी बार मैं जा करके उनके गेस्ट रूम में सारा दिन कई बार सो गए, जाकर पढ़ते रहे, जो किताब मैं उनकी देखना चाहूँ, जो कुछ लेना चाहूँ, वो मुझे सब कुछ उपलब्ध था। आप सोचिए कि वो बाकायदा हर किताब पे, हर लेख पे निशान लगाते थे, और वो निशान लगाने का एक उनका खास तरीका था। तो मैं उस दुनिया को जानता हूँ, और उस दुनिया में हम लोग जो है मतलब वो जैसा आमतौर पर होता है कि बहुत से युवा लोग जो हैं बुजुर्ग लेखकों के पांव छूते हैं, और ठीक है, उनको पाँव छूना अच्छा लगता है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कभी किसी के पाँव नहीं छूता था, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिससे मेरी अगर मित्रता है तो हम बराबरी का रिश्ता बनाएंगे। और ये हमने विष्णु खरे जैसे मुश्किल आदमी के साथ भी बनाया आखिर तक। तो विष्णु खरे से रिश्ता बनाना आसान काम नहीं था। और रघुवीर सहाय तो खैर मेरे संपादक भी थे, लेकिन रघुवीर सहाय का मेरे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका बनी। आज अगर अब देखिए, इस समय तो सारी लड़ाई ये है कि हम इतिहास में क्या रहेंगे। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं इतिहास में रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि आप अपने समय में अगर आप थोड़ा सा भी रह रहे हैं तो काफी है। संपादकीय अगर नरेश सक्सेना को लगता है कि वो संपादक थे, मैं उनको आज सार्वजनिक घोषणा करना चाहता हूं कि वही संपादक रहे, मैं नहीं संपादक था उसका। क्योंकि आदमी क्या करे, आज हम इस एज में जो है चिंता ये थोड़ा कर रहे हैं कि हम क्या थे या हमने क्या कर दिया है। क्योंकि अब मेरा तो एक, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ एक इंटरव्यू में कि विजय नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सब बहुत चर्चित कवि थे अपने समय के। कितने बचे हैं? अभी आप केदारनाथ सिंह को कितने दिनों तक देखेंगे? क्योंकि हिंदी की दुनिया बड़ी वो भी है, वो भी है। आप निराला के बाद कितने कवि आपको याद आते हैं आज, जब तक कि उन्हें कोई खोज के ना लाए या उनको एक नए ढंग से सामने ना लाए कोई युवा आलोचक। तो बहुत सी चीजों का, कुंवर नारायण जी बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, और वो जो है मतलब इतना पढ़ते थे, इतना जानते थे कि उनसे संवाद करना भी आसान नहीं था। उनके वो जो एक उनके साथ की जो बहसें हैं, उनके साथ जो मतलब वो ऐसा नहीं था, वो लाइव भी थे। इसीलिए उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, मेरे जो पूर्व ग्रह वाले इंटरव्यू में, कि मुझे चंदगी राम की कुश्ती पसंद है। आप बोलिए, कोई इंटेलेक्चुअल बोलेगा कि चंदगी राम की कुश्ती है, गुरु हनुमान की कुश्ती उसे पसंद है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो सीधा बात करेगा। अच्छा, उनको तो काफी फिलॉसफी का भी ज्ञान था, दर्शन का, पुराणों का, माइथोलॉजी का। इसीलिए सत्यजीत राय के साथ उनका संवाद होता है। सत्यजीत राय के साथ, सत्यजीत राय तो बहुत बड़े इंटरनेशनली नोन पर्सनालिटी थे, लेकिन जब वो कुंवर जी से मिले तो पहला उनको यही लगा कि ये तो कोई बहुत बड़े मतलब हिंदी के लेखक हैं, तो क्या होंगे। तो सुरेश जिंदल के रिश्तेदार हैं तो मिलने आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये आदमी तो बहुत जानता है और उनका जो लेवल है वो तो मेरे से मुकाबला। उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी की फिल्म में, चूंकि एक दिन मैं शतरंज के खिलाड़ी की शूटिंग के लिए रॉय के साथ और कुंवर जी के साथ चौक की गलियों में गया था, अमृतलाल नागर के घर गए थे हम लोग, और वो पूरा दिन बिताया था हमने रॉय के साथ। लेकिन कुंवर जी ने सत्यजीत राय की शतरंज के खिलाड़ी के पक्ष में नहीं लिखा है, वो उसे खराब फिल्म मानते हैं। क्या आप इस बात को गौर कीजिए। उन्होंने बल्कि कहा है कि सदगति में वो प्रेमचंद को ज्यादा समझ पाए। उनका कहना था कि वो जो जलसा घर में जो ब्लैक एंड व्हाइट में वो एक जमींदारी की दुनिया के जो गिरने ढहने को लेके वो ज्यादा समझ पाए, तो उन्होंने उस फिल्म की तारीफ नहीं की है। अब आप बोलिए। विनोद जी, हाँ। हमारे साथी गोविंद गौतम जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वे यह लिख रहे हैं कि विनोद सर, आपने कहा है कि रचनावली में कमजोर कविताएं नहीं रखनी चाहिए। मैं आपकी बात से असहमत होते हुए विनम्रता से एक उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा कि नामवर जी ने नागार्जुन की
प्रतिनिधि कविताओं का संपादन किया है, जबकि प्रतिनिधि कविताओं का चयन करने का अधिकार कवि को ही है, न कि किसी और को, क्योंकि कोई दूसरा चयन करेगा तो उसकी दृष्टि ही होगी। विनोद सर, इस लिहाज से कुंवर जी का समग्र साहित्य पाठक के समक्ष ज्यों का त्यों क्यों नहीं रखना चाहिए? पाठक के नीर क्षीर विवेक पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता? यह सवाल है इनका जी। इस पर कुछ इस बोले बारे में विनोद जी। देखिए, इस बारे में मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए कि विष्णु खरे का की प्रतिनिधि कविताओं का चयन किसने किया है? खुद उन्होंने नहीं किया है। आपको पता है किसने किया है? केदारनाथ सिंह ने किया है। तो आप ऐसा होता है कि आप किसी की कविताओं का चयन करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसी चीज को मैंने रिजेक्ट कर दिया है, मैं उसको छपने लायक नहीं समझ रहा हूं, तो जब तक कि उसमें जो संपादक है वो कोई ऐसी चीज ना देखे कि जिसे लगता है कि पाठकों के सामने आनी चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजों को उठा करके फेंक दीजिए। मैं तो उसको देखिए, विदेशों में ऐसा होता है, स्कॉलर्स जो होते हैं उनको बहुत सी चीजें बाकायदा उनके लिए वो घर जाके अध्ययन कर सकते हैं, परिवार की लाइब्रेरी में या जो भी बनता है। ऐसा नहीं होता है वो, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सार्वजनिक की जाए। जैसे जेम्स जॉयस की जो अपनी पत्नी नोरा के नाम चिट्ठियां थी, जो 70 साल तक सामने नहीं आई थी, वो बहुत कंट्रोवर्शियल चिट्ठियां थी, एरोटिक चिट्ठियां थी, प्राइवेट चिट्ठियां थी, लेकिन अंत में उसे लाया गया। तो आज उसको लेके आज भी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सही था या गलत था। मैं कितने हिंदी के कवियों को जानता हूं जिन्होंने एरोटिक पोइम्स लिखी हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, सब बड़े बड़े कवि हैं उनमें, लेकिन क्या उन इरोटिक कवियों को, उन कविताओं को आप छापना चाहेंगे किसी ग्रंथावली में? तो क्वेश्चन ये है कि एक संपादक का विवेक होता है। ऐसा थोड़ा होता है कि आप जो भी चाहेंगे दे दीजिए, आप जितना भी बचा हुआ है उसे दे दिया जाए। जैसे मैं मानता हूं कि रघुवीर साहब की जो बहुत सी कविताएं हैं जो बहुत प्राइवेट फीलिंग्स की हैं, पत्नी को लेकर हैं, वो एक प्राइवेट फीलिंग भी आदमी कई बार बीमारी में या किसी इमोशन के झोंक में कुछ लिखता है, तो क्या जरूरी है कि उसके सामने लाया जाए? तो मेरा मतलब ये नहीं है कि हर चीज छिपा दी जाए, लेकिन एक अच्छे ढंग से काम किया जाए। जैसे मेरा शुरू से मानना है कि अगर कुंवर नारायण हो या रघुवीर साहब हो या विष्णु खरे हो, उनकी जीवनी में उन बातों को भी जांचना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिनको लेकर के मतलब आपको सिर्फ प्रणाम प्रणाम करने वाली जो संस्कृति है ना, इसीलिए अज्ञे की जीवनी में क्या है, इला डालमिया के बारे में क्या लिखा गया है? कुछ नहीं लिखा गया है। मंजीत बाबा पर इतनी बड़ी जीवनी लिखी गई है, उसमें उनके सबसे बड़े जीवन के एक हिस्से को अर्पणा कौर का नाम तक नहीं है पूरी किताब में। आप क्या इसे जीवनी कहेंगे इसे आप? मैं इसे नहीं सहमत हूं। मैं मानता हूं कि आपको निर्मम होने का मतलब ये नहीं कि नंगा होना है, ये भी गलत फहमी मत रहिएगा कि आप मतलब आप हर चीज पर एक बात होनी चाहिए। अगर मैं मतलब कुंवर जी पे लिख रहा हूं, तो अगर मैं उनको एक बहुत बड़ा एक लेखक मानकर या रहनेसा पुरुष कहता हूं, तो तब भी उसमें कुछ दूसरे ढंग से भी जीवन की चीजें आएंगी। विनोद जी, अब हम वापस उनकी किताब अपने सामने पर आते हैं, जिसमें वे 4 फरवरी 1980 को इस किताब के प्रकाशन के बाद आपको पत्र लिखते हैं। मैं अपने साथियों के लिए, मित्रों के लिए उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं, जो कुंवर जी विनोद जी को लिख रहे हैं। प्रिय विनोद, अलग डाक से तुम्हारे लिए अपने सामने की एक प्रति मेरी ओर से पहली भेंट प्रति भेज रहा हूं। पुस्तक अभी भी प्रकाशकों की ओर से मुझ तक नहीं पहुंची है। कुछ मित्रों से पता चला कि वह बाजार में आ गई है, तो स्थानीय एक दुकान से खरीद कर तुम्हें भेज रहा हूं। चाहता था पहली प्रति मेरी ओर से तुम्हें ही जाए। शायद तुम्हारा इतना आग्रह और सहयोग न होता तो पुस्तक अभी भी कहीं यूं ही पड़ी होती। छपाने के मामले में जानते ही हो कितना कितना क्या है वो, कितना
ढीला वो हूं, चिट्ठी मेरे ऐसा ही कोई सामने। शब्द। आलसी, आलसी होगा या हाँ, यह बात समझ में नहीं आ रही, माफ करेंगे। कितना लद्दड़ या ढीला हूं, ऐसा कुछ उसका हाँ अर्थ है। लद्दड़ हूँ, लद्दड़। तो हाँ लद्दड़, जी, लद्दड़ लद्दड़ मतलब हूं, ढीला वाला। हाँ जी हाँ। तो मित्रों, आप जानते हैं कि यह जो है इस किताब के साथ कुंवर जी का कवि एक नए तेवर में भी आता है। विनोद जी ने जैसे कि अपनी इस चर्चा में बात रखी कि इन कविताओं के चयन में और इनके प्रकाशन में और बाद में इन पर इन्होंने अपनी राय भी दी, फ्लैप भी लिखा, तो उन सब के बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस किताब पर जो आपने फ्लैप लिखी है उसका भी एक अंश यहां पढ़ दूं, जो स्वयं हाँ, एक अब कुंवर जी की क्योंकि समय कम है, समय कम है तो आप उसका एक अंश थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जी जी। तो मैं इसका एक अंश पढ़ रहा हूं, शुरू का और कुछ बाद का। कुंवर नारायण का यह कविता संग्रह एक लंबे समय के बाद आ रहा है। आत्मजयी के बाद की ये कविताएं रचना काल की दृष्टि से किसी एक ही समय की नहीं है, इसलिए एक तरह की भी नहीं है। विविधता वैसे भी उनकी विशिष्टता है, क्योंकि जीवन की अनुभूति और चिंतन के विभिन्न धरातलों पर ग्रहण करने वाले कवि कुंवर अपनी कविताओं में सीमाएं नहीं बनाते। उनकी ज्यादातर कविताएं किसी एक ही तरह की भाषा या विषय में विसर्जित सी हो गई नहीं लगती, दोनों को विस्तृत करती लगती हैं। अनेक कविताएं मानो समाप्त नहीं होती, एक खास तरह हमारी बेचैनियों का हिस्सा बन जाती हैं। इस तरह से देखें तो वे अपने को सिद्ध करने वाले कवि हमें नहीं नजर आते। वे बराबर अपनी कविताओं में मुहावरों से बचते हैं और अपने ढंग से उनसे लड़ते भी हैं। उनकी कविता की भाषा में धोखे नहीं है। अधिकांश कविताओं का पैनापन जिंदगी के कई हिस्सों को बिल्कुल नए ढंग से छूता है। इसके बाद एक अंश मैं और पढ़ देता हूं। वे विनोद जी लिख रहे हैं, वे मानते हैं कि दैनिक यथार्थ के साथ कविता का रिश्ता नजदीक का भी हो सकता है और दूर का भी, और दोनों की तरह वह जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सवाल है, कविता कितने सच्चे और उदार अर्थों में हमें आदमी बनाने की ताकत रखती है। कविता उनके लिए जीवन का प्रतिबिंब मात्र नहीं, जीवन का सबसे आत्मीय प्रसंग है। कविता जो अपने चारों तरफ भी देखती है और अपने को सामने रखकर भी। उनकी कविताओं में हमें बहुत सतर्क किस्म की भाषा का इस्तेमाल मिलता है। वह कभी बहुत गहराई से किसी ऐतिहासिक या दार्शनिक अनुभव की तहों में चली जाती है और कभी इतनी सरल दिखती है कि वह हमें अपने बहुत करीब नजर आती है। बहुआयामी स्तरों पर भाषा से यह लड़ाई और प्यार कुंवर को चुनौती देता है, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब कविता का एक बड़ा हिस्सा एक ही तरह की भाषा में अपने को अभिव्यक्त किए चला जा रहा है। तो इस तरह से यह फ्लैप है। तो इससे जुड़े कोई और बात इस पुस्तक से संबंधित आप करना चाहें तो कुछ याद आ रही हो, कोई मैं, और क्योंकि खास बात तो करें। ये बात तो मैं लगभग पहले कह चुका हूं कि इस किताब के बारे में। मैं अब उनकी फिल्म की किताब पे थोड़ा बोलना चाहता हूं, जो लेखक का सिनेमा पर, जो उनकी जी फिल्म जी की बिल्कुल। किताब उनके निधन से थोड़ा ही पहले आई थी। उस समय मैं बोला था वहां, जब एक गोष्ठी हुई थी राजकुमार प्रकाशन की, तो वहां मैंने बोला भी था इस फिल्म, एक विष्णु खरे ने इस पे एक समीक्षा लिखी थी इस किताब पे, क्योंकि उन दोनों वो सुंदर ठाकुर के लिए बॉम्बे में नवभारत टाइम्स में फिल्म पे एक संडे का कॉलम लिखते थे। तो मैंने उनसे कहा था कि आप इस किताब पे लिखिए। बुक रिव्यू की किताब नहीं थी, लेकिन वो फिल्म का कॉलम था उनका। तो उन्होंने एक अच्छी समीक्षा लिखी थी, उसका एक छोटा सा अंश सुना के बात शुरू करूंगा। कुंवर नारायण का फिल्म लेखन ये सिद्ध करता है कि सिनेमा अत्यंत गहरे अर्थों में कला है, जिसका समूचा संबंध सभी के सारे जीवन से है। वे फिल्म को एक संपूर्ण कला मानते हैं और उसे साहित्य से जोड़कर देखते हैं।
इसलिए जब वह एक फिल्मोत्सव देखते हैं तो रेखांकित करते हैं कि वह एक साहित्यिक की दृष्टि से देखा गया है, लेकिन लेखक की ये निगाह तटस्थ या उदासीन नहीं है। उनका सिनेमा देखने का तरीका सुविधाजनक विचारधाराओं से ऊपर उठता हुआ एक सार्वलौकिक प्रतिबद्धता की मांग करता है। इस छोटी सी टिप्पणी में उन्होंने, विष्णु खरे ने, उनके सिनेमा संबंधी चिंतन को रेखांकित अच्छी तरह से किया है। क्योंकि देखिए, मैं जब 67 से जब कुंवर जी से परिचय हुआ तो कुंवर जी को सिनेमा देखने का शौक काफी था। तो हम लोग मेफेयर सिनेमा वहाँ था जहाँ विदेश की कोई अच्छी फिल्में, और उन दोनों दो एक महोत्सव भी हुए लखनऊ में, हंगारी फिल्मों का हुआ, एक फ्रेंच फिल्मों का हुआ जिसमें आले रेने की फिल्म दिखाई गई, रॉबर्ट ब्रेसा की फिल्म दिखाई गई, हंगेरियन में मिक्लोश याल्चो की फिल्म दिखाई गई। ये बहुत बड़े नाम थे जो सिनेमा की भाषा को लगभग साहित्य की भाषा जैसा बना रहे थे। क्योंकि ऐसा, जो सिनेमा के इतिहासकार हैं वो जानते हैं कि बर्गमैन से पहले कोई सोचता नहीं था कि सिनेमा इतनी गंभीर विद्या भी है। क्योंकि इसके लिए तो मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि विद्या निवास मिश्र जब भारत टाइम्स के प्रधान संपादक थे तो उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन कमरे में बात हो रही थी, बोले कि भाई सिनेमा देखना तो लुच्चे लफंगों का काम है। तो वो जो एक हिंदी की दुनिया में माना जाता था कि सिनेमा जो है वो कहीं ना कहीं मतलब, लेकिन कुंवर नारायण जी के साथ मैंने सीरियस सिनेमा उन दोनों देखा था। और जब 1975 में मैं जब नौकरी कर रहा था दिनमान में, तो मुझे रघुवीर साहब ने ये सुविधा दे रखी थी कि आप विदेशी सिनेमा पे लिखिए। क्योंकि रघुवीर साहब और हम लोग ये मानते थे कि जो फिल्म एक किताब की तरह है, एक किताब आप उसकी नहीं भी पढ़ते हैं तब भी समीक्षा पढ़ने में आपको आनंद आता है। किताब आपने पढ़ी नहीं है, बहुत सी किताबें आपने अभी भी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन उसकी समीक्षा से आपको बहुत जानने का मौका मिला। तो हम लोग की थ्योरी ये थी कि फिल्म भले लोग ना देख पाए, लेकिन फिल्म में जो विचार उठे हैं, जो उसमें ट्रीटमेंट है, अगर उसको हम उस तरह से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं संवाद होगा आगे। मतलब अगर तारकोवस्की की फिल्म है, तारकोवस्की की फिल्म पर कल गौतम जी कह रहे थे कि सारा लोग उठ के चले गए, मतलब उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि देवी प्रसाद मिश्र भी उठ के चले गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी के जाने को, देवी प्रसाद मिश्र हो सकता है दूर बस जानी हो तो चले गए होंगे, लेकिन जो दो लोग बैठे रह गए वही गंभीर लोग नहीं रह गए। मैं, कुंवर नारायण जी थे उसमें, उन्होंने लिखा भी है उस स्टॉकर फिल्म पर। मैं चूंकि उनके साथ मैंने शायद पता नहीं कितनी फिल्में देखी होंगी, कोई काउंट, मैं कोई डायरी तो लिखता नहीं था, मैंने उनके साथ अनगिनत फिल्में अच्छी देखी हुई हैं। और हम लोग फिल्म देख के निकलते थे, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए बात करते थे। कई बार दिल्ली में जब महोत्सव होता था, श्यामलाल जी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इस फिल्म के बहुत जानकार थे। अगर आपको पता हो कि उन्होंने पथेर पंचली का एक बहुत अच्छा रिव्यू, पहला रिव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में किया था अदीब नाम से। तो वो एक, जो रॉय के बारे में बात करनी हो या मिक्लोश यांचो के बारे में या इनके तारकोवस्की के बारे में या बर्गमैन के बारे में या फेलिनी के बारे में, तो हम लोग जो है कई बार शाबानी के घर चले जाते थे क्योंकि उनका घर सामने था फोर्ट ऑडिटोरियम के। तो लेकिन 1975 में जब पहला अंतरराष्ट्रीय महोत्सव रेगुलर हुआ, इससे पहले रेगुलर नहीं था, वो कुछ हुए थे लेकिन रेगुलर नहीं थे, तब मैंने उसमें देखा कि कुंवर जी लखनऊ से आए। अब लेकिन वो, मेरे पास तो प्रेस का एक्रेडिटेशन था तो मैं तो आराम से जाकर फिल्म देख लेता था। वो लेकिन इतने बेताब सिनेमा देखने के लिए इतना परेशान थे कि एक दिन मैंने उनको प्रिया सिनेमा में लंबी लाइन में लगा देखा, मतलब फिल्म के टिकट के लिए। और उनके साथ कौन थी? टाइम्स ऑफ इंडिया की मालकिन इंदु जैन, जो कि उनकी चाचा की बेटी हैं। यानी कि वो दृश्य देखने वाला था। तो मैंने उनसे कहा कि आप भी कमाल कर रहे हैं, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के फिल्म क्रिटिक को कहा होता तो वो तो आपको सारे टिकट जो है ला के दे देता। क्योंकि लेकिन कुंवर जी उस तरह के व्यक्ति नहीं थे कि वो अपने रिश्तेदारी का या संबंधों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो वो मैंने जब उनका हाल देखा, फिर अगले दिन अमार कोर्स फिल्म थी फेलिनी की, चाणक्य में, वहां भी उनको यही दिक्कत हो रही थी
तो मैंने उनको समझाया कि आप ऐसा कीजिए, आप एक्रेडिटेशन करा लीजिए पत्रकार के रूप में, क्योंकि आप लिख सकते हैं। फिल्म पे लिखते थोड़ा थे वो मतलब फिल्म देखते थे लेकिन फिल्म पे समीक्षा नहीं लिखते थे वो। तो मैंने उनसे कहा कि आप कर, क्योंकि सारिका में कन्हैयालाल नंदन संपादक थे, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि आपको तो बड़ा अच्छा मौका है कि कुंवर नारायण आपके लिए फिल्मों पे लिखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया है। तो फिर वो कई बार ऐसा होता था कि जैसे चूंकि सारिका तो मतलब साप्ताहिक नहीं था, दिनमान साप्ताहिक था। तो इस किताब में एक रिव्यू है, वो एक सुल्तान फाबरी की फिल्म थी। वो फिल्म मुझे भी बहुत पसंद आई थी, उनको भी बहुत पसंद आई। तो मैंने उनसे कहा कि आप दिमाग के लिए इसको लिख दीजिए, क्योंकि जल्दी छप जाएगी। तो उन्होंने मुझे, जैसे एक पत्रकार होता है ना, फटाफट लिख कर दे दिया और मैंने उसको जाके छपने दे दिया। लेकिन वो फिल्म में क्या, वो एक्चुअली बहुत आइडियोलॉजिकल सवाल उठाती हैं। जैसे जिस फिल्म की वो बात कर रहे हैं, इस किताब में बड़ा अच्छा लेख है उस फिल्म पर। वो बल्कि हम लोगों ने चिरी फोर्ट में मृणाल पांडे भी हमारे साथ बैठी हुई थी। वो फिल्म भी काफी कंट्रोवर्शियल थी कई मायनों में। उसमें ये था कि एक लड़का है, वो जेल में, उसको एक बलात्कार के आरोप में भेज दिया जाता है और उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं। तो उस जेल के उस जहां पर वो उसे रखा गया है, वहां एक पॉलिटिकल प्रिजनर है जो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है और वो है। तो उसके साथ रह के वो उसको अपनी पत्नी के साथ के इंटीमेट रिलेशन, अपना समय एक तरह से बिताने के लिए बताता रहता है। तो वो लड़का जब जेल से बाहर निकलता है, तो वो चूंकि पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, उसको बाहर मिल जाता है। तो वो उसकी पत्नी से मिलने जाता है। तो उसमें जो है वो उसकी पत्नी से उसका जो संबंध बनता है, क्योंकि उसकी फैंटेसी, उसकी यादों में सब कुछ है जो उसे जेल में जानने को मिला। वो बेसिकली एक पॉलिटिकल फिल्म थी, जिसमें ये था कि आप लिबरेट कैसे होंगे एक ऐसे सिस्टम से जहां आपको कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है, आप पर रोक लगाई जा रही है, आपको जो है देशद्रोही बताया जा रहा है। तो वो एक उसका एक तरीका निकालता है। तो वो फिल्म जो है सेक्स रिलेशन की एक आधार बना के एक पॉलिटिकल फिल्म थी। तो इस तरह से वो, चूंकि एक कुंवर नारायण अगर फिल्म देखेंगे तो ये तो मान के चलिए कि वो अच्छा लिखेंगे, क्योंकि वो कोई फिल्म समीक्षक नहीं थे। इसलिए ये उनका जो फिल्म, बात ये है कि वो किताब का सबसे पहले वो मुझसे कह रहे थे कि तुम इसको तैयार करो। बहुत उन्होंने मुझसे कई बार कहा। मैंने कहा कि ऐसा है कि आप जो है विदेशी नामों को लेकर बहुत बहुत ज्यादा तकनीकी हैं, और इसमें ये काम तो विष्णु खरे ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि वही जो है उन नामों को लेके इतना, तो विष्णु खरे उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं। तो बाद में गीत चतुर्वेदी ने किया। लेकिन देखिए उस समय अब कई बातें ऐसी हैं कि जैसे ईस्ट यूरोपियन सिनेमा 70s और 80s में बहुत पावरफुल था, इसलिए कि वहां का सिस्टम ऐसा था। आज वो इतना पावरफुल नहीं है। आज आपको इस्तेवान साबो या मिक्लोश यांचो या पोलैंड के आंद्रे वायदा, ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलेंगे। हैं वहां अभी भी कुछ अच्छी फिल्में हैं, जैसे पोलैंड की अभी एक कोल्ड वार फिल्म नेटफ्लिक्स पे थी। इस तरह की तमाम अच्छी फिल्में आपको मिल सकती हैं, लेकिन कम। उन दिनों तो हर फिल्म वहां से जो आ रही थी, जैसे आंद्रे वायदा के बारे में कहा जाता था, तार्कोवस्की के बारे में कहा जाता था कि उनके देश की सरकारें सोचती थी कि इनकी फिल्म को जाने दो विदेशी महोत्सव में, अगर रोकेंगे तो ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी। तो आप देखिए आंद्रे वायदा की एक फिल्म है जो कि उनके सिस्टम पे मैन ऑफ आयरन, मैन मतलब मैन ऑफ मार्बल, उस फिल्म को देख के सब चकित रह गए थे उस समय जब दिखाई गई थी। तो उन्होंने वो जो लिखा है ना उस किताब में, एक तो सत्यजीत रॉय पर तो उनका, जैसा मैंने बताया कि वो रिश्ता बन गया शतरंज के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान, और उनका वो रॉय जो है उनको बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने आखिरी दिनों में भी जब उनको ऑस्कर मिला था तो उनके पत्र का हाथ से जवाब दिया लिख करके। तो वो दुनिया है जिसके मतलब आप उनको आज आप जानना चाहते हैं उस दुनिया को या उस लेखक, देखिए कुंवर नारायण जी की जो लेखन की इम्पोर्टेंस है उसको तो ज्यादातर लोग मानते हैं, कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उसको लेकर है नहीं। मतलब कोई कोई मुझे ऐसे आलोचक कोई दिखा नहीं है जो कह रहा हो कि भाई कुंवर नारायण जी जो है उनको ओवररेटेड है।
मतलब इसको लेके सभी सहमत हैं कि वो एक काफी अपने समय के बड़े मजबूत नाम है। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उनको ज्ञानपीठ मिल गया तो इसलिए बड़े हो गए, या कि वो नोबेल मिल जाता तो इसलिए बड़े हो जाते, क्योंकि ये चीजें इनके जिनको नहीं मिला है वो भी बड़े होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनों को नहीं मिला है, तो लेकिन बड़ा वो तब भी बड़ा हो जाता है। इससे कोई वो नहीं है कि अगर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है तो उसका महत्व नहीं है। और ना इन पुरस्कारों को लेकर बहुत परेशान रहना चाहिए। इसीलिए कुंवर नारायण जी के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कई ये मोदी सम्मान, तो दयावती मोदी सम्मान था, उन्होंने नहीं लिया, उनको लगा कि मैं कई पुरस्कार मिले हैं मुझे इधर। तो लेकिन लोग कहते हैं अरे कोई पैसा मिल रहा है ले लो, ऐसा है केदार जी ले लेते थे। उसको उसको आप देखिए, हर आदमी को आप उसको अपने ढंग से ही देख सकते हैं। तो मैं जो मुख्य बातें कहना चाहता हूं कि देखिए हम लोग भी अब इस दुनिया में ज्यादा दिन तो रहने वाले हैं नहीं। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि आज जो है चीजों को, जो जिनके पास मेमोरीज हैं उनको ठीक से रखा जाए, जांचा जाए, मतलब वो चीजें रिकॉर्ड की जाए। आज तो देखिए डिजिटल माध्यम है, हम लोग मतलब लॉकडाउन में भी बात कर सकते हैं और खुल के बात कर सकते हैं, और ये रिकॉर्डिंग बाद में भी सुनी जा सकती है। ऐसा भी नहीं है कि जिसने 7 बजे कोई जना अगर व्यस्त है तो वो रात के 11 बजे भी सुन सकता है, 10 दिन बाद भी सुन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो काम हो रहे हैं, देखिए शुरू में तो मैं रिकॉर्डिंग में आता ही नहीं, मेरे प्रकाशक नाराज हो गए कि मैं रिकॉर्डिंग में आता नहीं हूँ। लेकिन अंत में देखा कि कोई चारा नहीं है। अब देखिए राजेश जोशी हमारे मित्र अब रिकॉर्डिंग में काफी एक्टिव रहते हैं, तो अच्छा है ना, आपको कई बातें जानने का मौका मिलता है। और मुझे अच्छा लगा अभी नरेश जी ने जयपुर वाले प्रगतिशील लेखक संघ में अगर बांसुरी बजाई, या देखिए ये सारे इस तरह के विवाद अब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इतिहास आपके साथ बड़ा न्याय करता है। आपको फेंकना होता है वो फेंक देता है। और अगर मैं अपने को जबरदस्ती लोगों के बीच में छाने की कोशिश भी करूं तो उसका कोई आज मतलब नहीं है। अगर आज मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैंने आरंभ की संपादकी की थी, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मैंने इतने बड़े बड़े लेखकों के साथ पूरा एक संवाद करते हुए जीवन जिया, और कुछ लिखा भी जिसका, अगर अगर कुंवर नारायण ने मेरी 4 कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है तो आप सोचिए कि अभी मुझे किसी ने कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ने आपकी कविताओं का अनुवाद किया, वो समझ नहीं पाते हैं कि, लेकिन वो कोई, मैंने उनसे कहा नहीं था कि आप मुझे अनुवाद कीजिए। एक दिन मैं उनसे कह रहा था कि मेरी एक कविता है, इसमें अनुवाद की बहुत समस्या है, लोटे वाली कविता। तो उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ। तो अगला दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारी 4 कविताओं के अनुवाद कर दिए हैं। आप सोचिए, उन दोनों वो पायनियर में छपे भी थे। तो क्या आप सोचते हैं कि कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता या कोई बड़ा लेखक एक युवा कवि की कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद करेगा बैठकर? तो एक वो उस आदमी का एक एक तरह से चीजों को देखने का ढंग है। वो ये नहीं मानते थे कि मैं ये बड़ा साबित हो जाऊं या ये बड़ा हो जाए। वो इसीलिए मैंने, अब कई बातें तो मैं यहाँ कहना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं उनसे कुछ भी पूछ लेता था, मतलब बहुत निजी सवाल उनसे पूछ लेता था बिना किसी उनके भारती जी के सामने, अपूर्व के सामने, और वो भी निडर होकर अपनी बात कह देते थे। तो एक एक वो भी एक क्वालिटी होती है। देखिए ये चीजें जो हैं, अब डायरी अगर मैं लिखता होता, अब जैसे योगेश शुक्ल, विष्णु खरे की बहुत सी बातें रिकॉर्ड भी है उनके पास, और उन्होंने समय समय पर उनके इंटरव्यू लेकर ये सोच कर कि इनको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका नतीजा अच्छा निकला ना, किताब सामने आ गई। तो अब हम लोग डायरी लिखते होते, लेकिन एक ये भी यहाँ एक समस्या है। एक काफका के साथ कन्वर्सेशन की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है, गुस्ताव यानुक नाम के एक लड़के की है। वो काफका के साथ सैर करने जाता था, तो उसने एक किताब लिखी, कन्वर्सेशंस विद काफका। लेकिन अब लोग कहते हैं कि उसमें उस लड़के ने काफका को कितना समझा, उसने जो लिख दिया वो कितना प्रामाणिक है। सारी बात ये भी है ना कि लिखने वाला भी एक काफी, मान लीजिए मैं कुंवर नारायण की डायरी में उनके बहुत से विचार लिख दूं और अंत में पाया जाए कि कई उनकी बातों का लेवल हम समझ ही नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा मतलब इन चीजों को लेकर सावधानी भी जरूरी है। विनोद जी, एक सवाल है बंकिम जी का। वे पूछते हैं,
कुंवर जी के सबसे पसंद के यूरोपीय सिनेमा और डायरेक्टर कौन है? तार्कोवस्की देखिए, तार्कोवस्की जो है सारे सारे कवियों को पसंद आएगा, क्योंकि ही वॉज ए पोइट ऑफ सिनेमा। आप उनकी फिल्मों को आप कई तरह से देख सकते हैं। आप मैंने आंद्रे रूबलेव को, जो कि 225 मिनट की फिल्म है, पूरा वर्जन, मैंने सबसे पहले उसे लंदन में देखा था, बीबीसी पर, सबसे पहले 87 में। फिर उसके बाद मैंने उसको फेस्टिवल में देखा, फिर मैंने उसकी डीवीडी खरीदी लंदन से, और उसको मैंने मैंने यमुना नगर के एक लड़कियों के कॉलेज में दिखाया। आप सोचिए, वो 225 मिनट की फिल्म है, और सुबह सुबह उनको मैंने पहले समझाया उसके बारे में। तो ऐसा नहीं है, मतलब तार्कोवस्की को ठीक है, उसको देखने के लिए ऐसे तो आपको अगर जेम्स जॉयस की यूलिसिस पढ़नी है तो उसके लिए भी बड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आप इन पर कोई मतलब देख सकते हैं। बर्गमैन की फिल्मों को देखना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बर्गमैन भी उनको पसंद थे, फेलिनी भी पसंद थे। बात यह है कि उनके लिए कोई एक नाम नहीं है, लेकिन उनकी किताब से ही साफ है। जैसे मिक्लोस यांचो पे उन्होंने लिखा है। लेकिन एक्चुअली हंगेरियन सिनेमा या पोलिश सिनेमा उन दोनों बड़ा मजबूत था। मतलब उन दोनों, आप ईस्ट यूरोप में सिनेमा, अच्छा क्योंकि रशिया भी जो है ये ईस्ट यूरोपियन हिस्सा है, तो ये सारे लोग जो है इनके पसंद के थे। और तार्कोवस्की तो हमेशा कवियों के सिनेमाकार है। तार्कोवस्की को अगर उसकी फिल्म, उनके पिता कवि थे बहुत प्रसिद्ध, आर्सेनी तार्कोवस्की, और उनकी फिल्म जो है वो पोइट्री से भरी हुई है, इमेजेस से भरी हुई है। आप उनकी फिल्म नॉस्टैल्जिया देखिए, अब तो आजकल नेट पे भी बहुत कुछ मिल जाता है। आप उनकी फिल्म जो है वो देखिए। देखिए, सेक्रीफाइस थोड़ा टफ फिल्म है, तो चूंकि वो आखिरी दिनों की फिल्म है, पर अगर आप उनकी इवांस, वो जो चाइल्डहुड देखिए, जिस पर ज्या पाल सार्त्र ने एक लंबा लेख लिखा था, तो तार्कोवस्की मैं कह सकता हूं कि उनके एक प्रिय फिल्मकार थे। काफी अच्छी बात रही विनोद जी, और कुंवर जी जैसी बड़ी शख्सियत पर आपके पास इतनी जानकारियां हैं, इतने संस्मरण हैं कि एक संवाद में उसको शामिल कर पाना संभव नहीं है। अगर कोई और ऐसा अवसर आया तो निश्चय ही जो पक्ष या जो घटनाएं या उनके जो विचार आज हम लोग चर्चा में नहीं ला पाए, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपने इस संवाद के लिए वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ हमारे तमाम साथी जो इस बातचीत में हमारे साथ बने रहे, उन सब का हार्दिक आभार। अपूर्व जी, महेंद्र गगन जी, शिखर जी और तमाम हमारे साथी जो लगातार हमें सुनते रहे और अपनी टिप्पणियों से इस बातचीत को लाइव बनाते रहे, उनका धन्यवाद। पंकज बोस लिख रहे हैं, आपने अपनी ईमानदार और प्रामाणिक स्मृतियों से नई पीढ़ी को समृद्ध करने का काम किया है। और गोविंद जी लिख रहे हैं, गोविंद गौतम, विनोद सर, आपको अवसर मिला इसलिए आपने उनसे बेहद निजी सवाल तक कर लिए, और किसी पाठक को वही बेहद निजी प्रश्न करने हेतु करते हुए तब उसके लिए कुंवर जी उत्तर देने के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए कहा था कि उनका समग्र साहित्य प्रकाशित हो। यही मंतव्य था। खैर, ये देखिए, ये निर्णय जो है, ये निर्णय तो अपूर्व नारायण कर सकते हैं या भारती जी कर सकती हैं, क्योंकि परिवार के पास सब कुछ होता है। ये तो मेरी राय है, लेकिन अगर उनका सब कुछ, देखिए मैंने जैसा पहले भी कहा कि विदेशों में कई बार चीजें प्रकाशित नहीं की जाती हैं, लेकिन स्कॉलर्स को उपलब्ध होती हैं। जैसे मान लीजिए पंकज बोस उनके घर जाएं तो उनको देखने के लिए, लिखने के लिए उपयोगी हो सकती है, बायोग्राफी के लिए उपयोगी हो सकती है। तो यहाँ देखिए, हर चीज पाठकों को, कुंवर नारायण जी की तो 1000 से भी ऊपर कविताएं हैं, इतने प्रबंध काव्य हैं उनके। उन्होंने पाठक के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, ऐसा कोई उन्होंने छिपा के नहीं रखा है। वो जिसको कहते हैं ना कि लेबिरिंथ में नहीं है कुछ, वो कुंवर नारायण जी ने तो अपने विचार, अपने लेख
इतने लिखे हैं उनके, इतने सालों में छपे हैं, आखिर 90 साल तक वो जिए थे, वो कोई आखिर तक सक्रिय थे। वो बिल्कुल आखिर की बीमारी को छोड़ दीजिए तो तब भी लिखते थे वो, और सोचते थे, तो वो कभी खाट नहीं पकड़ी उन्होंने। तो मेरा ये मानना है कि हमने कोई पाठकों के साथ छल नहीं करने की बात है। ये पाठकों को आप कितना देंगे, सवाल तो ये। बहरहाल उनकी इच्छा पूरी हो, मैं मुझे कोई ऐतराज नहीं। ठीक, बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा रही, जीवंत रही, और आप जिन बेलाग बातों और संस्मरणों के लिए जाने जाते हैं उसकी भी झलक निश्चय ही हमारे साथी देख पाए होंगे, महसूस कर पाए होंगे। आपका, विनोद जी, और यहाँ जुड़े सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं, और इसी के साथ यह बातचीत समाप्त की जाती है। जिन साथियों के कमेंट नहीं ले पाए वे हम लोग उन पर बाद में मैं या विनोद जी जवाब दे देंगे। शिखर जी लिख रहे हैं, जी बोले। यहाँ मैं अंत में बात को एक बहुत, हमने एक जमाने में किस्सा सुना था, सच या झूठ है मुझे नहीं पता। वो ये कहा जा रहा था कि इलाहाबाद में एक हॉस्टल में कविता पाठ हुआ जिसमें मुक्तिबोध भी थे, तमाम लोग थे, हरिशंकर परसाई भी थे। तो हरिशंकर परसाई ने कविता सुनते सुनते वो इतना बोर हो गए, आखिर में उन्होंने कहा कि मेरे एक ज्योतिषी ने मेरी माँ से कहा था कि मतलब तुम्हारी अजीब मौत है जीवन में। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज मतलब मालूम पड़ा कि कविता सुनते सुनते मेरी मौत होगी। तो ये जो एक सच्चा झूठ जो भी है, उसके बाद मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि आज लाइव वीडियो की संस्कृति ने बहुत से लोगों के सामने ये समस्या पैदा कर दी है कि कितना सुने, क्योंकि एक ही टाइम पे इतना बोला जाता है। लेकिन ये सौभाग्य है कि ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। और मैं जन सुलभ पुस्तकालय को, चूंकि आपके यहाँ मैं रघुवीर साहब पे बहुत विस्तार से बोल चुका हूँ, कृष्णा सोपती पे बोल चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि आप ये कम से कम रिकॉर्डिंग का अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, अभी गिरधर राठी बोलने वाले हैं, राजेश जोशी है, अशोक वाजपेयी है, नरेश सक्सेना है, तो और नई बातें सामने आएंगी। और आपको बधाई। ठीक है, धन्यवाद विनोद जी। इसी के साथ यह बातचीत समाप्त करते हैं। आपका शुक्रिया और यहाँ जुड़े सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं फिर।